नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पाथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एमपीपीएससी इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें और क्या ऐसी छोटी छोटी बातें हैं या छोटी छोटी गलतियां हैं जो हमें अवॉइड करनी है। दोस्तों, चूंकि मैं एमपीपीएससी पास आउट हूं और सिलेक्टेड नायब तहसीलदार के पद पर काम कर रही हूं, तो शायद मेरे इंटरव्यू के एक्सपीरियंस आप लोगों के कुछ काम आ सकेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सभी लोग ये बात तो बताते हैं कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करना है, कैसे कपड़े होना चाहिए, कैसे आपका चाल ढाल होना चाहिए, किस तरीके से आपको एंटर करना है, आई कांटेक्ट कैसा रखना है। लेकिन कुछ बहुत जरूरी और बहुत छोटी बातें होती है जो वो व्यक्ति नहीं बता पाते जिन्होंने एमपीपीएससी का इंटरव्यू कभी फेस ही ना किया हो। इसीलिए आज का ये वीडियो बहुत व्यवहारिक वीडियो होने वाला है और आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपका व्यक्तिगत विवरण पत्र या अनुप्रमाणन पत्र जो भरते हैं उसमें आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपके शहर का नाम, आपके स्कूल का नाम, आपके कॉलेज का नाम इत्यादि बातें पूछी जाती है। आप सारी एंट्रीज उसमें करते हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखें जो अपने से संबंधित चीजें हैं उन पर अगर कोई भी प्रश्न आ जाए तो आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए और बहुत कॉन्फिडेंस से होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरा नाम नरेंद्र है, तो नरेंद्र से मिलता जुलता ऐसा कौन महान व्यक्तित्व है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको स्वामी विवेकानंद के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। इसी प्रकार आपके माताजी, पिताजी या गली मोहल्ले का नाम भी यदि किसी व्यक्तित्व पर आधारित हो या किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर हो तो आपको जरूर ध्यान रखना है। मेरी जो गली का नाम है वो जगमोहन दास मार्ग था, तो मैं इस क्वेश्चन में भी फंस गई थी कि ये जगमोहन दास कौन थे, किनके नाम पर हमारी गली का नाम रखा गया। तो ये बहुत छोटी चीज है, हम उस वक्त ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये ध्यान होनी चाहिए। फिर आप किस स्कूल से पढ़े हैं, शासकीय स्कूल से पढ़े हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और कौन से कॉलेज से पढ़े हैं, मान लीजिए आपने डीएवीवी से पढ़ा है तो देवी अहिल्या के बारे में, उस यूनिवर्सिटी के बारे में, विक्रम से पढ़े हैं तो उस यूनिवर्सिटी के बारे में, रानी दुर्गावती से पढ़े हैं तो रानी दुर्गावती के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी के लिए भी पूरा आप उनका साहित्य पढ़ डालें या जैसे स्वामी विवेकानंद है तो उनकी पूरी जीवनी पढ़ डालें, लेकिन छोटा मोटा आपको नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि आपके जो बेसिक हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए और यदि आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो जाएगा। हमें अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है, इसलिए ये चीज का ध्यान रखना है कि छोटी छोटी बातें जो हमसे संबंधित हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से करना है। आपने कोई ना कोई हॉबी लिखी होगी, कोशिश करके हॉबी ऐसी लिखिए जो सच में आपकी हॉबी हो। किसी के कहने से गार्डनिंग मत लिख दीजिए, किसी के कहने से बुक रीडिंग मत लिख दीजिए। कारण यह है कि जब सामने वाला आपसे सवाल पूछेगा उससे संबंध में और आपकी वो हॉबी नहीं रहेगी तो आप कॉन्फिडेंटली उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए आपको लगता है कि आपकी हॉबी बहुत फेमस नहीं है, तब भी यदि आपकी हॉबी है तो आप उसको लिखिए। हॉबी और इंटरेस्ट ये दोनों डिफरेंट चीजें होती है और ये चीज का आपको ख्याल रखना है। हॉबी ऐसी चीज है जो लेजर टाइम में आपको करने में मजा आता है और जो थोड़ी प्रोडक्टिव भी होती है। इंटरेस्ट तो कुछ भी हो सकता है, तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि हॉबी हमें ऐसी चुननी है जिससे हम सामने वाले पर भी प्रभाव डाल सके कि हाँ, मेरी हॉबी एक इतनी अच्छी हॉबी है या मेरी हॉबी समाज के लिए कुछ कर सकती है या हमारे खुद के लिए कुछ कर सकती है। तो इस तरीके से हॉबी आप जरूर देखें। इसके अलावा आपसे यदि कोई अपना रोल मॉडल पूछे तो आपके विचार बहुत क्लियर होना चाहिए कि मेरे रोल मॉडल ये हैं, क्यों है, उसका भी कारण बहुत स्पष्ट होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी स्ट्रेंथ पूछे, वीकनेस पूछे, तो आपको बहुत सॉलिड आंसर उनके आने चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी स्ट्रेंथ बोल दिया, कुछ भी वीकनेस बोल दिया। भावुकता को अधिकतर लोग अपनी वीकनेस मानते हैं, जबकि मुझे लगता है कि यदि आप पीएससी पास करके गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं तो इमोशंस तो आपके अंदर होने ही चाहिए, क्योंकि एक्चुअली आपको पब्लिक डीलिंग करनी है। यदि आपके अंदर इमोशंस नहीं होंगे, आप
बिल्कुल संवेदनहीन होंगे, तो आप लोगों की समस्या को समझ ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे स्ट्रेंथ और वीकनेस बोलिए जो सच में सामने वाले को लगे कि हाँ यही स्ट्रेंथ है या ये वीकनेस है। क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं वो बहुत लर्नेड पर्सन है। उन लोगों ने आपसे पहले कई लोगों के इंटरव्यू लिए हैं और आपके बाद भी कई लोगों के इंटरव्यू लेने वाले हैं। तो आप ये मत सोचिए कि मैं वहां बैठकर उनको उल्लू बना दूंगा। आप उनको उल्लू नहीं बना पाएंगे। थोड़ी ही देर में समझ जाएंगे वो लोग कि आपकी एक्चुअल स्थिति क्या है। अब बात करते हैं इंटरव्यू वाले दिन की, कि इंटरव्यू वाले दिन आपको क्या करना है, उससे एक रात पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले तो बहुत अच्छे से नींद लीजिएगा। कई बार इंटरव्यू का स्ट्रेस हम पर इतना हावी हो जाता है कि हम रात भर सो ही नहीं पाते। यही टेंशन रहता है कि कल मेरा इंटरव्यू है, क्वेश्चन क्या आएंगे, मैं कैसे जवाब दे पाऊंगा, मेरा ड्रेसिंग सेंस ठीक लगेगा या नहीं लगेगा। तो सब कुछ ईश्वर पर छोड़कर और इंटरव्यू के एक रात पहले तक, 2 रात पहले तक बहुत अच्छी तैयारी करने के बाद बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। हो सके तो अपनी फैमिली के साथ डिनर पर जाइए, कोई मूवी देख लीजिए, फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा गपशप कर लीजिए, लेकिन बहुत रिलैक्स रहिएगा। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग जो ड्रेस पहनने वाले हैं इंटरव्यू के दिन, वो पहले ही पहनकर एक आध बार उसमें मॉक इंटरव्यू दे दीजिए। कई बार क्या होता है कि जब हम इंटरव्यू के दिन ही वो ड्रेस पहनते हैं, तो यदि वो ड्रेस कहीं से अनफिट है तो हमें पूरे टाइम केवल उसी चीज पर हमारा नजर जाती रहती है, हमारा दिमाग उसी चीज में लगा रहता है कि अरे ये यहाँ से अनफिट है। तो कोशिश कीजिए इंटरव्यू के दिन पहनने वाली ड्रेस, उस दिन अगर आप कोई शूज नए पहन रहे हैं या चप्पल नहीं पहन रहे हैं, वो महिलाएं अगर साड़ी पहन रही हैं तो साड़ी पहनकर एक आध बार वो देख लें कि हम किस तरीके की साड़ी पहनेंगे, घड़ी कौन सी पहन रहे हैं। सारी चीजें जो उस दिन आप करने वाले हैं इंटरव्यू के लगभग 10 दिन पहले आप ये करके देख लीजिए। अगर आपने नहीं करके देखा तो इंटरव्यू के दिन आप उन्हीं चीजों से अपसेट हो जाएंगे। आपको अगर जरा सी भी तकलीफ हुई तो आप उस दिन परेशान हो जाएंगे, और जरा सी परेशानी मतलब ये समझ लीजिए कि आपका इंटरव्यू खराब हो जाएगा। कई बार आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि किन्हीं चीजों पर जाकर हम ब्लैंक हो जाते हैं, हमें याद ही नहीं आता है कि जवाब क्या होगा। मेंस एग्जाम में भी कई बार ऐसा होता है, और कई बार हम बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं तब भी ऐसा होता है। तो कोशिश कीजिएगा कि ऐसी स्थिति वहां पर ना बने। अगर आपको ये लगता है कि आप थोड़े से नर्वस हो रहे हैं तो आप पानी का ग्लास वहां रहता है, आप पानी पी सकते हैं उनकी आज्ञा से, लेकिन अपने आप को काम डाउन रखना है। एक और बात, इंटरव्यू के पहले वो आपसे पोस्ट प्रेफरेंस भी भरवाते हैं, तो पोस्ट प्रेफरेंस बहुत ध्यान से भरना है कि हमें क्या चाहिए, हम लाइफ में क्या चाहते हैं। मैं यदि अपना बताऊं तो मैं केवल डिप्टी कलेक्टर और नायब तहसीलदार की पोस्ट चाहती थी, इसके अलावा मुझे और किसी भी पोस्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो मैंने सबसे ऊपर डिप्टी कलेक्टर रखा, और उसके बाद मेरे पापा के कहने पर 2-3 पोस्ट क्लास 2 ऑफिसर की और रखी थी, और चौथे नंबर पर मैंने नायब तहसीलदार भर दिया था। जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मेरे मार्क्स के अकॉर्डिंग मुझे नायब तहसीलदार का पद मिला, और उसके उन मार्क्स पर ही बहुत सारे लोगों को क्लास 2 ऑफिसर का भी जॉब मिला। तो मेरे मन में कभी भी पछतावा नहीं रहा कि मुझे अच्छे नंबर होने के बावजूद क्लास 2 ऑफिसर की पोस्ट क्यों नहीं मिली, क्योंकि ये मेरा खुद का डिसीजन था। तो आप अपने लिए ये जरूर सोच के रखें कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि कई बार हमें पता होता है कि हमें फील्ड जॉब पसंद है या हमें ऑफिस जॉब पसंद है, या कौन से ऑफिस में बैठकर अपने आप को देखते हैं कि ये होना चाहिए। तो ये जरूर सोच लें, अपने घर परिवार में डिस्कस भी कर लें, और उसके बाद ही पोस्ट प्रेफरेंस भरें। ये तो ऐसी बातें हैं जो इंटरव्यू के लिए आपको ध्यान में रखनी ही चाहिए। इसके साथ मैं आपको कुछ मेरी गलतियां बताती हूँ जो मैंने इंटरव्यू में की थी, और उन गलतियों को आपको अवॉइड करना है। क्या गलती की थी मैंने? पहला, मैंने जो इंटरव्यू वाली साड़ी थी वो उसी दिन पहनी, और मैं बहुत अच्छी तरीके से साड़ी पहनती हूँ, लेकिन उस दिन क्या पता मुझे क्या हुआ, मुझे लगा कि मैं अपने हाथ से शायद इतनी अच्छी तरीके से साड़ी न पहन पाऊँ, और मैंने किसी और को कहा कि आप मुझे साड़ी पहना दो। और जब उन्होंने साड़ी पहनाई तो भले मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी उस साड़ी में, लेकिन मैंने यस कर दिया कि हाँ ठीक लग रहा है। और पूरे टाइम जब तक इंटरव्यू हो नहीं गया मुझे वो साड़ी अनकंफर्टेबल ही लगी। साथ ही
मैंने हमेशा अपनी एक निश्चित हेयर स्टाइल रखी है, लेकिन इंटरव्यू के दिन एक नई हेयर स्टाइल मैंने ट्राई कर ली थी। तो मैं जब तक इंटरव्यू मेरा हो नहीं गया उस हेयर स्टाइल से भी परेशान रही। ये तो ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने मुझे अपने आप में ही कमज़ोर कर दिया। मतलब वो इंटरव्यू के दिन जब मैं घर से निकली वो साड़ी और हेयर स्टाइल करके, तो मुझे अपने आप में अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन लेट हो रहा था तो मैं वापस से अपनी ड्रेस को ठीक कर भी नहीं सकती थी। ये चीज़ मेरी बहुत बड़ी गलती थी और इसने मेरा पूरा कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया था। तो आप लोग ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप वो ड्रेस, वो साड़ी, वो शूज़, जो भी चीज़ें आपको पहननी है, इवन हेयर स्टाइल तक, पहले से तय करके रखें कि हाँ मुझे यही करना है, और उसे करके भी देख लें। इसके अलावा इंटरव्यू रूम में जब हम जाते हैं तो पहले वो 3 लोगों को वेटिंग एरिया में बिठाते हैं और एक एक करके बुलाते हैं। तो कोशिश करके जिन लोगों के साथ आप वेटिंग एरिया में भी बैठें तो बहुत हल्की फुल्की बातें करें, नर्वस ना हो, और ये देख लें कि अगर कोई और नर्वस हो रहा है तो आप उस जगह से थोड़ा सा खड़े होकर अपने भगवान का या अपने इष्ट देव का, जिसका भी आपको नाम लेना हो, वो ले लें। एक और गलती जो इंटरव्यू रूम के अंदर मुझसे हुई थी वो आपको बताना चाहती हूँ। जब इंटरव्यूअर्स ने मुझसे पूछा कि अच्छा आप पहले महिला सशक्तिकरण में काम कर चुकी हैं, तो आप बताइए कि ग्रामीण महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या क्या है। देखिए, जब हम सुनते हैं ना कि हम इंटरव्यू को अपनी तरफ मोड़ सकते हैं, अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं, वो वाला पॉइंट था जब मैं इंटरव्यू को अपने हिसाब से मोड़ सकती थी, लेकिन मैंने उसे गलत दिशा में मोड़ दिया और मैंने उनको ये जवाब दिया कि ग्रामीण महिलाओं में एनीमिया की दिक्कत है और उन्हें खून की कमी होती है, उनका एज भी बहुत कम होता है। जैसे ही उन्होंने ये सवाल का जवाब सुना, वैसे ही उन्होंने पूछा अच्छा एचबी क्या होता है। मैंने कहा हीमोग्लोबिन एक तत्व होता है जो रक्त में होता है। तो बताओ ये कैसा तत्व होता है। अच्छा, रक्त कहाँ से हमारे शरीर में जाता है। फिर उन्होंने इसी पर आगे क्वेश्चंस पूछते गए और मेरा बायो शुरू से ही कमज़ोर था। मेरा एक जवाब मुझे बहुत गलत दिशा में ले गया और उसके बाद जो उन्होंने क्वेश्चन आंसर का राउंड शुरू किया तो मैं बहुत नर्वस हो गई, क्योंकि मुझे ये आंसर्स आते ही नहीं थे। एट लास्ट मुझे उनसे सॉरी कहकर ये कहना पड़ा कि सर मैं इस विषय की तैयारी मेरी कमज़ोर है और मैं घर जाकर इसके बारे में ज़रूर पढ़ूंगी। हालांकि लास्ट में वो मेरे आंसर से ठीक ठाक संतुष्ट हुए, लेकिन इतने सारे क्वेश्चंस ने मेरा कॉन्फिडेंस कम कर दिया था। इसलिए आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर दें तो उससे रिलेटेड चीज़ें यदि आपको पता हो तभी दें। अदरवाइज आपको लग रहा है, जैसे मुझे पता था कि महिला सशक्तिकरण में रही हूँ तो हो सकता है वो इस तरीके के क्वेश्चन पूछें, लेकिन मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से उस वक्त आ गया कि एनीमिया की प्रॉब्लम। हालांकि एनीमिया की प्रॉब्लम है, लेकिन मैं अशिक्षा भी बोल सकती थी और अशिक्षा बोलती तो शायद मैं सरलता से जवाब दे सकती थी, लेकिन एनीमिया बोलकर मैंने एचबी, उसके बाद रक्त में कौन से तत्व होते हैं, फिर आर्टरी क्या होती है, वेंस क्या होती है, कौन कहाँ होता है, ये सब मैं अपने आप को उलझा दिया। तो दोस्तों, ये कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो मैंने गलतियां की, मैं चाहती हूँ कि वो आप में से कोई भी ना करें। अपने इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छे से करें और किसी भी चीज़ के लिए बहुत कॉन्फिडेंटली तैयार रहें। छोटी छोटी बातें बताई हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें आपके इंटरव्यू में बहुत सहायक होगी। और यदि सच में ये आपके इंटरव्यू में काम आती है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।